नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक साथ एक फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। झारखंड में 2 फेज में मतदान होगा। पहले फेज में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और दूसरे फेज में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 13 नवंबर को होगी और 20 नवंबर को 2 लोकसभा सीटों के बाई इलेक्शन के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे एक साथ आएंगे, 23 नवंबर को आएंगे। 23 नवंबर को तय होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में चुनावी माहौल काफी पहले से बना हुआ है। सबको पता था चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए आज सभी पार्टियों ने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने का स्वागत किया। लेकिन विरोधी दलों ने इसके साथ साथ इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान की तारीख को लेकर सवाल उठाए। टाइमिंग को लेकर चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ सांठ-गांठ का इल्जाम भी लगा दिया। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा हरियाणा में जो हुआ उसके बाद उन्हें ईवीएम पर कोई यकीन नहीं है। यहां तक कहा गया कि इजराइल में जैसे लेबनान में पेजर हैक करके ब्लास्ट कर दिए थे, वैसे ही बीजेपी ईवीएम को हैक करके गड़बड़ी कर सकती है। आज चुनाव आयोग ने इन सारे आरोपों का करारा जवाब दिया। यूपी की 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, लेकिन आज 9 सीटों पर वोटिंग की तारीख का ऐलान हुआ। मिल्कीपुर की एक सीट को लेकर इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में है, इसलिए सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे भी इशू बना दिया। इस सब की चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, सियासत तेज हो गई। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों अलायंस के नेता एक्टिव हो गए। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले ही गवर्नर ने विधान परिषद में 7 एमएलसी के नॉमिनेशन पर मोहर लगा दी। इससे पहले एकनाथ शिंदे की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और बीएमसी के कर्मचारियों के बोनस का ऐलान भी कर दिया। कल शाम को कैबिनेट ने मुंबई के एंट्री पॉइंट्स पर लगने वाले टोल टैक्स को हटा दिया था। इन्हीं फैसलों को महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा महायुति की सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग चुप है। नाना पटोले ने कहा क्या यह सिर्फ संयोग है कि चुनाव आयोग जब इलेक्शन शेड्यूल जारी करने जा रहा हो उससे पहले सरकार धड़ाधड़ जनता को लुभाने वाले फैसले कर दे। क्या ये बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत का सबूत नहीं है। नाना पटोले ने कहा महायुति की सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके पापों का घड़ा भर चुका है। जनता इनके पाप का हिसाब करने को तैयार बैठी है। सोमवार में कैबिनेट होता ही है 9:30 बजे। आज एमएलसी जो 7 बनाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग और बीजेपी इनकी साठगांठ ये स्पष्ट हो चुका है। अरे देखो, पापी लोग कितना भी धो ले तो कुछ नहीं होता। पाप में तो डूबे ही है, पाप के कीचड़ में फंसे हुए लोग हैं। टोल के यही गडकरी और यही फडणवीस बोलते थे कि हम टोल माफ कर देंगे राज्य में, 2014 से बोल रहे थे। महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई के 5 किए, महाराष्ट्र की क्यों नहीं किए। तो ये कई जगह फंसे हुए हैं। ये जो एक पाप एक छुपाने जाते हैं तो और 100 पाप इनके सामने आ जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि मराठा समाज का ये नाराजगी हमने लोकसभा चुनाव में देखी थी, बहुत बड़ा रहने वाला है। जिस तरह से जाति जाति में जो झगड़े बीजेपी ने लड़ाई है, ओबीसी वर्सेस मराठा किया गया, धनगर वर्सेस आदिवासी किया है, इसके पाप तो इनको भुगतने पड़ेगा। नाना पटोले के इस बयान पर बीजेपी नेता और विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कड़ा ऐतराज जताया। राहुल नार्वेकर ने कहा पापी कौन है ये जनता बता देगी और एक बार फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। अभी पापी कौन है और दोषी कौन है ये जो जनता तय करेगी। लेकिन जिस प्रकार का विकास काम पिछले 2-2.5 साल में हुआ है, मुंबई को या महाराष्ट्र को जिस प्रकार की प्रगति और गति प्राप्त हुई है वो अभूतपूर्व है। आप चाहे मुंबई नागपुर समृद्धि रोड देखिए या फिर
अटल सेतु देखिए, कोस्टल रोड मुंबई का देखिए, लाड़की बहन योजना देखिए, ये सब अभूतपूर्व निर्णय इस शासन ने लिए हैं और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि नाना पटोले या किसी भी विपक्ष के नेता के बयान में कोई भी दम है। चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद आरोप प्रत्यारोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है और होता रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। 4 राउंड की मीटिंग्स हो चुकी हैं। शरद पवार सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर नाराजगी जता चुके हैं। पता यह लगा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के आधार पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इसी पर पेच फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना चाहती है कि चुनाव उद्धव की लीडरशिप में लड़ा जाए, उद्धव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, उद्धव को महाविकास अघाड़ी की तरफ से दावेदार घोषित कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने बताया कि महाविकास अघाड़ी में अब तक 288 में से 222 सीटों पर सहमति बन चुकी है। मुंबई की 36 सीटों में से उद्धव की शिवसेना को 13, कांग्रेस को 8 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने का फैसला हो गया है। लेकिन मुंबई की 4 सीटों पर विवाद है। महाराष्ट्र की 22 सीटें ऐसी हैं जिन पर महाविकास अघाड़ी में सहमति नहीं बन पा रही। कुछ सीटों को एक्सचेंज करने पर भी बातचीत चल रही है। कांग्रेस के कोटे की कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना दावा कर रही है, जिसकी वजह से बात फंस गई है। जब इन सीटों पर फाइनल फैसला होगा तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग में ही हो पाएगा। हालांकि हरियाणा में हार खा चुकी कांग्रेस अब महाराष्ट्र में पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र को 5 हिस्सों में बांटा है। हर डिवीजन की जिम्मेदारी पार्टी के एक बड़े नेता को दी गई है। अशोक गहलोत और जी परमेश्वर को मुंबई और कोंकण रीजन, भूपेश बघेल, चरणजीत चन्नी और उमेश सिंघार को विदर्भ, सचिन पायलट और उत्तम कुमार रेड्डी को मराठवाड़ा, टीएस सिंहदेव और एमबी पाटिल को पश्चिमी महाराष्ट्र और सैयद नासिर हुसैन और अनसुईया को नॉर्थ महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे को महाराष्ट्र का सीनियर इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। महाराष्ट्र असेंबली में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, सीटों के बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है। महाविकास अघाड़ी की कैंपेन रणनीति भी तैयार हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी की 20 ज्वाइंट रैली होंगी, 20, और कांग्रेस महाराष्ट्र में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कम से कम 30 सभाएं करवाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर हमारे महाविकास आघाड़ी में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हमने देखा है और करीबन 222 सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। बाकी बचे सीट 1-2 दिन में हम लोग कर लेंगे। हमारा मैनिफेस्टो जल्दी 2 दिन के 3 दिन के अंदर में पंचसूत्री जो हम 5 गारंटी लोगों को देने वाले वो भी हम पब्लिक के सामने रखेंगे। और एक साथ महाविकास आघाड़ी की मीटिंग कहाँ होगी, पब्लिक मीटिंग कहाँ होगी, इस बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ है। और करीबन महाराष्ट्र में एक 20 सभाएं महायुति महाआघाड़ी सरकार की संयुक्त सभाएं होगी। राहुल जी की भी सभाएं हमने बहुत ज़्यादा सभाएं देने की विनंती रिक्वेस्ट राहुल जी से की है। हालांकि सीट शेयरिंग का ऐलान महायुति की तरफ से भी नहीं हुआ है, लेकिन पता चला कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार से बात करके 90% सीटों पर बात पूरी कर ली है। बीजेपी ने अपने कोटे की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार भी फाइनल कर लिए हैं। कल बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग में सारी बातें तय हो गई। आज ऐलान होना था, लेकिन ऐन वक्त पर इसे टाल दिया गया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने बताया कि अभी तक जो तय हुआ है उसके मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 150 से 160 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है। अजित पवार की पार्टी को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं। करीब 100 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दी जा सकती हैं। चूंकि लोकसभा इलेक्शन में सबसे खराब प्रदर्शन अजित पवार की पार्टी का रहा, इसलिए महायुति में
एनसीपी की बार्गेनिंग पावर भी फिलहाल कम है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या अजीत पवार 40-45 सीटों पर मान जाएंगे? हालांकि आज अजीत पवार की पार्टी के नेता सुनील तटकरे ने कहा सीट शेयरिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों पार्टियों का टारगेट महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनाना है। बहुत सारे सीटों पर हमारा एकमत हो गए हैं। बचे हुए सीटों के बंटवारे के लिए हम आज परसों 2-3 दिन के अंदर हम वहाँ पे बैठेंगे, और जब हम एक साथ बैठेंगे तब बंटवारा और कैंडिडेट की घोषणा कब करने की इसके बारे में सहमति हम बैठ के करेंगे। और मुझे पूरी तरह से भारी विश्वास है कि इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता महायुति को अच्छी तरह से कि वहाँ पे बहुमत दे देंगी और हमारा सरकारी वहाँ पे रूढ़ हो जाएगा। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों अलायंस में इस सवाल पर भी कंफ्यूजन है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन महायुति की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि चुनाव में जीत के बाद भी क्या वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इस मुद्दे पर अब एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता भी गोलमोल बातें कर रहे हैं। आज शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा अभी तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हैं, उन्हीं की लीडरशिप पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अगली सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला चुनाव के बाद विधायक ही करेंगे। चेहरा घोषित करने की क्या बात है? देखिए, महायुति ने तो डिक्लेयर किया है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन को सामने जाएंगे, तो इलेक्शन को सामना हम लोग कर रहे हैं। वही हमारे बनेंगे, मुख्यमंत्री है। जो पार्टी के उम्मीदवार चुन के आते हैं वो अपना चूज करते हैं। ये तो डेमोक्रेसी की प्रोसेस है। ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होता है कि इनको लेके हम लोग ये करेंगे। फिर चुनाव का समय जब आता है, मतलब जो लोग चुन के आते हैं एमएलए, वो अपना नेता तय करते हैं और वही मुख्यमंत्री बनता है। तो पहले तो चुनाव चुन के लाने दीजिए उनको, उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है। फडणवीस साहब का भी बहुत पॉपुलैरिटी है। तो ये दोनों नेता अगर आप उनका टोटल करें तो 60-65% बन जाता है दोनों का। महाविकास आघाड़ी जब यही बात करती है तो आप उनको कह रहे कि उनमें मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं। देखिए, उद्धव साहब बोल रहे थे कि वो उनका चेहरा है, उनको तो उन्हें नाराज कर दिया, उनको ऐसे ही दिल्ली से वापस भेज दिया। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए थे, उनका यूज किया। महाविकास अघाड़ी के नेता महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा इशू बनाने की तैयारी में हैं। खासकर पिछले हफ्ते जिस तरह से मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, उसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति बनाई गई है। आदित्य ठाकरे ने आज कहा कि 2 साल पहले बीजेपी ने पैसे के दम पर उनकी सरकार गिराई। उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत से इंसाफ नहीं मिला। अब जनता की अदालत से न्याय मिलेगा। 2 साल से जिसे हमें इंतजार थी, जिस दिन की इंतजार थी, आज वो दिन आ गया है। चुनाव का ऐलान हुआ है। हमें अदालत में न्याय मिलेगा ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन न्याय तो कुछ मिला नहीं। अभी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जनता की अदालत में हमें न्याय मिलेगा। 2 साल से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की लूट हो रही है। बेरोजगार युवा हर जगह घूम रहे हैं, युवा युवती है हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन सारे जो उद्योग है, सारे जो रोजगार की संधि है, वो गुजरात जा रही थी। इसी का आज प्रदर्शन यहाँ वर्षा ताईनी और सारी जो मुंबई कांग्रेस कमेटी है उन्होंने दिखाया है। इस रथ पे, ये रथ तो मुंबई भर में जाएगा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र को पता है कि पिछले 2 साल में महाराष्ट्र जिस गुजरात से चला है, अगला महाराष्ट्र जो है, अगला जो विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव दिखा देगा कि ये महाराष्ट्र से ही चलेगा और महाराष्ट्र की आवाज ही सुनेगा। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के निशाने पर हर वक्त एकनाथ शिंदे रहते हैं। एकनाथ शिंदे को ये दोनों नेता गद्दार कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका कहकर चढ़ाते हैं। शिंदे ने इसका जवाब दिया। जालना की एक रैली में शिंदे ने कहा, दाढ़ी को हल्के में मत लो। इस दाढ़ी ने महाविकास आघाड़ी को पलट दिया। माझी दाढ़ी त्यांना खुपती है। आप मेरी दाढ़ी का मजाक बनाते हैं, हल्के में मत लो मेरी दाढ़ी को। दाढ़ी ने तुम्हारी महाविकास आघाड़ी को गड्ढे में डालने का काम किया है। मतलब चालू सरकार टांगा पलटी और घोड़े फरार। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इसके लिए जिगरा लगता है। रोज ये कहते हो कि मेरी पार्टी चुरा ली, मैंने पार्टी को चुरा लिया। अरे मैंने कोई छोटा खिलौना चुरा लिया क्या? तुम सो रहे थे क्या? ऐसा करने के लिए हिम्मत और विश्वास चाहिए। महाविकास आघाड़ी को मैंने ही अस्त किया है। शिंदे की दाढ़ी में तिनका तो है,
दाढ़ी ने अगाड़ी को कैसे पलटा, ये कोई सीक्रेट तो नहीं है, सब जानते हैं। खैर, जो भी हो, महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। अगर बीजेपी हरियाणा की तरह यहां भी जीत गई तो कांग्रेस का बचा खुचा जोश भी ठंडा हो जाएगा। अगर महाविकास आघाड़ी जीती तो उद्धव ठाकरे का शिंदे से बदला पूरा हो जाएगा, शरद पवार का भतीजे अजित पवार से हिसाब चुकता हो जाएगा। इस समय का आकलन तो यह है कि शिवसेना के दोनों हिस्सों में लोगों की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ ज्यादा है। उद्धव के सामने चुनौती है इस सिंपैथी को वोटों में कैसे कन्वर्ट किया जाए। दोनों पवार नेताओं के बीच वोटर और वर्कर शरद पवार के साथ दिखाई देते हैं, टिकट मांगने वाले अजित पवार के साथ हैं। इसीलिए बीजेपी ने इस बार अजित पवार को कम से कम सीटों पर समेटने का प्लान बनाया है। बीजेपी का एडवांटेज है नरेंद्र मोदी का नाम और काम, नरेंद्र मोदी का करिश्मा। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई पर है और चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बेटियों, नौजवानों और मिडिल क्लास जैसे लोगों के लिए लाभ देने वाली कई योजनाओं का ऐलान किया है। सारे सूत्रों को बांध कर रखा है, इसका फायदा भी होगा। आज भी चुनावों के ऐलान से पहले एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आज गवर्नर ने विधान परिषद में 7 एमएलसीज के नॉमिनेशन को मंजूरी दे दी और सभी एमएलसीज को तुरंत शपथ भी दिला दी। लेकिन इस मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी की एक पिटीशन कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए जैसे ही गवर्नर ने बीजेपी की चित्रा वाघ, विक्रांत पाटिल और धर्मगुरु महाराज राठौड़, शिंदे गुट के मनीषा कायंदे और हेमंत पाटिल और एनसीपी अजीत पवार गुट के पंकज भुजबल और इदरीस नाइकवाड़ी को विधानसभा परिषद के सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने हाईकोर्ट से इन एमएलसीज के शपथ ग्रहण को रोकने की अपील की। लेकिन कोर्ट ने मामले में फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया और इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, जिस तरह एमएलसी नियुक्त किए गए हैं उससे साफ है बीजेपी को संवैधानिक मर्यादा की परवाह नहीं है। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। किस तरह संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है, ये बीजेपी ने पूरे देश को सिखा रही है। ये जो घटना आज उन लोगों ने एमएलसी के बारे में की है, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि पावर का दुरुपयोग करना ये बीजेपी का काम है और आज वो जिस तरह से हम कोर्ट में इस मामले में जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले ने कहा, सरकार ने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। सरकार के पास पूरा लीगल डिपार्टमेंट होता है, उसकी सलाह के बाद सोच समझकर नियुक्ति की गई होगी। जब सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कोर्ट के सारे जितने भी कोर्ट में केस है उसको लेकर भी सब समझ के लिया होगा। लॉ एंड जुडिशरी में भी चर्चा की होगी। तो मुझे लगता है कि जब कोर्ट की सारी कोई कोर्ट में स्टे नहीं होगा या जो भी होगा, शायद सरकार ने निर्णय लिया, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर करके लिया होगा। महाराष्ट्र के चुनाव की बैकग्राउंड तो समझ लेते हैं। इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से काफी अलग होगा क्योंकि राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। पिछले इलेक्शन में बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर लड़े थे, कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस था। पिछली बार बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली थी, उसके साथ मिलकर लड़ने वाली शिवसेना 56 सीटों पर जीती थी। इस अलायंस को बहुमत से 16 सीटें ज्यादा मिली थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मांगी, दावा ठोक दिया। बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी तो उद्धव ने बीजेपी के साथ शिवसेना का 30 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। शरद पवार के 54 और कांग्रेस के 44 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसके बाद जून 2022 में समीकरण एक बार फिर बदले। उद्धव की पार्टी में बगावत हो गई। उद्धव की पार्टी के 56 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने सपोर्ट किया, शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए। इसके बाद शरद पवार की पार्टी भी टूटी। भतीजे अजीत पवार 54 में से 37 विधायक लेकर बीजेपी के साथ चले गए। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास न पार्टी का नाम है न पार्टी का सिंबल। दोनों नए निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं।
उद्धव के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाला साहब ठाकरे की विरासत पर हक को साबित करना है। एकनाथ शिंदे को साबित करना कि वो असली शिव सैनिक हैं और ज्यादातर शिव सैनिक उनके साथ हैं। यही चुनौती अजीत पवार के सामने भी है। हालांकि अजीत पवार कमजोर विकेट पर हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के वाइफ सुनेत्रा पवार को बारामती से हरा दिया था। अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा के चुनाव की। झारखंड में इस बार 2 फेज में चुनाव होंगे। पिछली बार झारखंड में 5 फेज में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा के लिए 2 फेज में वोटिंग होगी। 13 नवंबर को फर्स्ट फेज में 43 और 20 नवंबर को सेकंड फेज में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज चुनाव के ऐलान के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने बताया कि आज दिल्ली में जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कि बीजेपी झारखंड की 81 में से 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि 14 सीटों पर सहयोगी दल के उम्मीदवार लड़ेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हेमंत सोरेन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार झारखंड के लोगों को लालच देकर दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। चुनाव आयोग ने तिथि घोषणा की है और तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। ये कहा जाए कि प्रलोभन चुनावी दृष्टि से दे करके खुद को फिर से सत्ता में आने का एक नापाक इरादे दिख रही है। झारखंड में बीजेपी का मुकाबला जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी अलायंस से है। फिलहाल इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन आज कांग्रेस ने झारखंड में 2 फेज में वोटिंग कराने पर ऐतराज जताया। सुबोध कांत साहे ने कहा, जब महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में 1 फेज में वोटिंग हो सकती है, तो फिर झारखंड जैसे छोटे राज्य में 2 फेज में वोटिंग कराने का क्या मतलब। इससे लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। महाराष्ट्र को 1 दिन में किया है, तो झारखंड में भी महाराष्ट्र से तो छोटा झारखंड है, वो तो दुगना तिगना है झारखंड का। इनको फर्स्ट फेज 13 नवंबर जो रखा है, 1 से 8 से कर सकते थे। यहाँ कोई ऐसा यहाँ उग्रवाद और नक्सलवाद का भी नहीं है। कम से कम हेमंत सरकार आने के बाद जो है ये सब चीज़ शांति में है। झारखंड के लिए 2 फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। कांग्रेस की तैयारी तो निश्चित तौर पे, जो सीट हम लोग लड़े थे उन सीटों पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब रहा गठबंधन का सवाल। फर्स्ट फेज के लिए तो गठबंधन की बैठक जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करेंगे आज कल में। झारखंड मुक्ति मोर्चे की सांसद महुआ मांझी ने भी चुनाव की तारीखों को लेकर शिकायत की। उन्होंने कहा, चुनाव दिसंबर में होना चाहिए था। त्योहार के सीजन में लोगों को परेशानी होगी। कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से सरकार के काम रुक जाएंगे। ऐसे तो 1 महीना पहले चुनाव की घोषणा हो गई, इससे काम कुछ बाधित होगा। जो तेजी से काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे थे, हम लोग सब लोग मिल के कर रहे थे, तो वो थोड़ा बाधित होगा, लेकिन तैयार है पूरी तरह से। दिसंबर में होना चाहिए था, तो वो नवंबर में ही पूरा कर लिया जा रहा है। हालांकि अभी फेस्टिवल्स अभी बहुत सारे बाकी हैं, इसके लिए कुछ परेशानी तो होगी, लेकिन फिर भी जो छात्र सालों भर पढ़ाई करते हैं वो एग्ज़ाम के समय में डरते नहीं हैं। शुरू से ही जनता के लिए काम करते रहे हैं। जो घोषणाएं की, जो योजनाएं बनी, उन्हें भी पूरा किया। इसलिए जनता का पूरा समर्थन है, पूरा विश्वास है। लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, जेएमएम के नेता कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि हेमंत सोरेन जनता का भरोसा खो चुके हैं। उनके वादों पर अब कोई भरोसा नहीं करेगा। झारखंड में बदलाव तय है। 5 साल तक हम सब लोगों ने इंतजार किया था कि भाई 5 साल में चुनाव होता है। अब वो समय आ गया है। तैयारी कैसे? अब तैयारी चल रही है, पूरी तैयारी है। और आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन काम करती है और लगातार हम सब लोग जनता के बीच रहते हैं, तो हमारी तैयारी है।
देखिए, उनके ऊपर आज कोई विश्वास नहीं करता है, किसी को कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं करते तो कुछ है ही नहीं। झारखंड में पिछले इलेक्शन में जेएमएम को अच्छी खासी कामयाबी मिली थी। जेएमएम ने 81 में से 30 सीटें जीती थी। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन नोट करने वाली बात है कि बीजेपी को इन तीनों पार्टियों को मिले कुल वोट से ज्यादा वोट मिले थे। इसलिए बीजेपी झारखंड में सबसे मजबूत ताकत है। इस दौरान राजनीतिक समीकरण भी बदले हैं। हेमंत सोरेन पर करप्शन के इल्जाम लगे, जमीन घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उन्हें हटा दिया। इससे नाराज चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी बीजेपी के साथ आ गई हैं। बीजेपी आदिवासियों की जमीनों को हड़पने, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती आबादी और डेमोग्राफी में बदलाव को मुद्दा बना रही है। हेमंत सोरेन के पास इनका अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। आदिवासी वोट हेमंत सोरेन की बड़ी ताकत है। अगर यह वोट बैंक जरा भी खिसकता है तो हेमंत सोरेन के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इलेक्शन के साथ साथ आज 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर भी बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ। इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के बाई इलेक्शन को लेकर है, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया 10 में से 9 सीटों पर वोटिंग होगी। मिल्कीपुर सीट के इलेक्शन को फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पिछले इलेक्शन को लेकर एक पिटीशन कोर्ट में पेंडिंग है। असल में 2022 के असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट से चुनाव जीता था, जिसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। वो पिटीशन अभी तक पेंडिंग है और मामला कोर्ट में है, इसलिए मिल्कीपुर में चुनाव का फैसला बाद में किया जाएगा। जैसे ही मिल्कीपुर में चुनाव टलने की खबर आई तो समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया। अखिलेश यादव ने कहा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। यानी बीजेपी मिल्कीपुर में हार के डर से चुनाव कराना नहीं चाहती, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इस सीट पर चुनाव टाल दिया। चूंकि मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, इसलिए अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी कुछ दिन इलेक्शन टाल सकती है, लेकिन जब भी चुनाव होगा तो बीजेपी की हार तय है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई है जब से हम चुनाव जीते हैं अयोध्या से, और उसी का एक पार्ट है मिल्कीपुर। और यहाँ पर जनता तैयार बैठी है, 1000, 2000, 10,000 से नहीं, 50,000 से जिताने के लिए बैठी है। और इस बात को जोगी बाबा जानते भी हैं, अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाए, तो इन्हीं सब कारणों से उन्होंने डर के मारे अपनी हार मान करके चुनाव उन्होंने घोषित नहीं कराया है, और बस तुझसे से चुनाव आयोग को नहीं बताया है। ये गलती उनकी है, जिम्मेदारी उनकी है। निश्चित तौर से आज नहीं तो कल चुनाव होगा और हमारी पार्टी, हमारा बेटा माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उम्मीदवार बन रहा है, हजारों वोट से जीतेगा। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले मिल्कीपुर में इलेक्शन पिटीशन फाइल करने वाले बाबा गोरखनाथ ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी याचिका वापस लेने जा रहे हैं। बाबा गोरखनाथ के वकील ने बताया कि वो भी मिल्कीपुर में चुनाव चाहते हैं। बाबा गोरखनाथ ने 2022 में अवधेश प्रसाद के एफिडेविट पर सवाल उठाया था, उसे फर्जी बताया था, लेकिन चूंकि अवधेश प्रसाद अब पार्लियामेंट के लिए चुन लिए गए हैं, इसलिए अब बाबा गोरखनाथ अपनी पिटीशन वापस लेने जा रहे हैं और वो इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देंगे। अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। चूँकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे।
अगर इलेक्शन पिटीशन वापस हो जाएगी, कोर्ट इसे स्वीकार कर लेगा, उसके बाद हो सकता है चुनाव आयोग इस सीट पर भी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दे। लेकिन यूपी में इस बार बाई इलेक्शन में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों की साख दांव पर लगी है। दोनों ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है, क्योंकि जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 5 सीटें पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट संजय निषाद की पार्टी को मिली थी और 1 सीट जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने जीती थी। उस वक्त जयंत चौधरी भी अखिलेश के साथ थे, अब वो एनडीए में है, इसलिए सीटों के लिहाज से देखें तो अखिलेश यादव का स्टेक ज्यादा है। क्योंकि सरकार बीजेपी की है, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ बाई इलेक्शन के जरिए अखिलेश को जवाब देना चाहते हैं। योगी ने हर सीट पर 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, खुद भी 2 सीटों की जिम्मेदारी ली है, इसलिए यूपी में बाई इलेक्शन में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। यूपी की 9 सीटों के अलावा देश के 12 राज्यों की 38 असेंबली सीटों पर भी बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान आज हुआ। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट को छोड़कर बाकी सारे राज्यों के उपचुनाव में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। केदारनाथ असेंबली सीट पर मतदान 20 नवंबर को होगा। जिन सीटों पर बाई इलेक्शन होना है उनमें राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल और असम की 5-5, बिहार और पंजाब की 4-4, कर्नाटक केरल की 3-3, मध्य प्रदेश सिक्किम की 2-2 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की 1-1 सीट पर भी बाई इलेक्शन होगा। पश्चिम बंगाल की बशीरघाट सीट पर बाई इलेक्शन होना है, लेकिन मिल्कीपुर की तरह इस सीट पर भी मामला कोर्ट में है और उस वजह से अभी चुनाव नहीं करवाया जा रहा। आज लोकसभा की 2 सीटों पर भी बाई इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने की वजह से ये सीट खाली हुई है और कांग्रेस इस सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का आज औपचारिक ऐलान भी कर दिया। वैसे आज एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। आमतौर पर चुनाव के नतीजे आने के बाद में ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, नियत पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ईवीएम पर सवाल उठ गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले हो गया हो, उसका स्वागत भी है, लेकिन विरोधी दलों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में भी हो सकता है। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र के इलेक्शन में चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी पड़ेगी। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। हम लोकसभा में कोई इस बारे में आक्षेप नहीं लिया था, चुनाव होने दिया, लेकिन हरियाणा के बाद फिर एक बार ईवीएम के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बारे में सामने लाए हैं, उसके ऊपर चुनाव आयोग अपना खुलासा नहीं दे पा रही है। कांग्रेस के नेता रशीद अल्वी ने भी यही आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इजराइल ने पेजर हैक करके लेबनान में धमाके कर दिए। इजराइल हैकिंग में माहिर है और मोदी के इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए बीजेपी इजराइल की मदद से ईवीएम भी हैक कर सकती है। राशिद अल्वी ने कहा, महाराष्ट्र में सभी विपक्षी दलों को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करनी चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह चुनाव कराता है,
ईवीएम की मशीनों पर भी शक और शुबा है, खिलवाड़ होता है उनके साथ। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा। मेरा कहना है कि अगर इस्राइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इस्राइल के साथ। इस्राइल इन मामलात के अंदर एक्सपर्ट है, इसलिए ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ये सारे काम कर लेती है। महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, वरना मुझे शक है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय दरबार ने हमारे इलेक्शन प्रोसेस में इजराइल को इन्वॉल्व कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज ईवीएम और इलेक्शन प्रोसेस पर उठे हर सवाल का डिटेल में जवाब दिया। राजीव कुमार ने कहा, दुनिया में कहीं भी भारत जैसी पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद भी सवाल उठाने वाले हर बार नए नए मुद्दे उठा लाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा, जो लोग पेजर की हैकिंग को ईवीएम से जोड़ रहे हैं उन्हें इतना भी नहीं मालूम कि ईवीएम इंटरनेट या किसी सैटेलाइट से कनेक्टेड नहीं होता। ऐसे लोगों को वो क्या जवाब दें? क्योंकि हरियाणा में काउंटिंग के दौरान ईवीएम की बैटरी को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने पूरा प्रोसेस समझाया। उन्होंने कहा, जब ईवीएम में बैटरी डाली जाती है तो उस पर भी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के साइन होते हैं। हर पोलिंग बूथ में भेजी गई ईवीएम के नंबर्स भी उम्मीदवारों को दिए जाते हैं। ईवीएम की सील जब खोली जाती है उस वक्त भी उम्मीदवार मौजूद होते हैं। इसके बाद किसी तरह के टेम्परिंग का सवाल कहां से आया? आप पिछले 15-20 इलेक्शंस देख लीजिए। इट इज गिविंग रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स डिफरेंटली। जहां मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक सिंगल यूज बैटरी है। जब ये पड़ेगी तो 5-6-7 दिन के लिए इस्तेमाल होगी। इसकी जैसे आपके कैलकुलेटर में बैटरी है। आई मीन इट इज नॉट मोबाइल का बैटरी जो एवरी दिन चार्ज होगी। इट इज लाइक कैलकुलेटर बैटरी 5 साल तक चलती रहेगी। जब शुरू हुई तो मान लिया वो 100% थी, और वो धीरे धीरे यूज डिसयूज, कितना एक्सटेंसिव यूज, कितना ग्राफ किया, सबसे यूज होती रहेगी 10 साल के बाद तक, 5 साल तक। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। बहुत जरूरी है समझना। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे। राजीव कुमार ने बड़े प्यार से सारी बात समझा दी। जो लोग चुनाव से पहले ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। क्या लोकसभा चुनाव में ईवीएम ठीक था और हरियाणा में हैक हो गया? क्या कर्नाटक और हिमाचल में ईवीएम ने ठीक काम किया और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गड़बड़ कर दी? ऐसी बातों पर कौन यकीन करेगा? आज एक बार फिर बताना पड़ेगा कि ईवीएम मशीन एक कैलकुलेटर की तरह होती है। इसका इंटरनेट से, ब्लूटूथ से या किसी भी रिमोट डिवाइस से कोई कनेक्शन नहीं होता। ईवीएम की बैटरी कितनी है यह मशीन क्लोज करते समय फॉर्म में लिखा जाता है, जिस पर कैंडिडेट या उसके प्रतिनिधि के सिग्नेचर होते हैं। और दूसरी बात है, इतने बड़े देश में हजारों ईवीएम का इस्तेमाल होता है। लाखों सरकारी कर्मचारी इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। कोई किसी मशीन की हैकिंग कैसे कर सकता है? अगर कोई गड़बड़ करेगा तो बात छुपी कैसे रह सकती है? चुनाव में हार जीत होती रहती है, पर अपनी हार के लिए इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराना या ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना, यह बचकानी बात लगती है। चुनाव आयोग
एक संवैधानिक संस्था है। अगर संवैधानिक संस्थाओं पर बिना सबूत के सवाल उठाए जाएंगे तो इससे हमारा लोकतंत्र डैमेज होगा। बिहार की 4 सीटों पर भी बाई इलेक्शन होना है, क्योंकि बिहार में अगले साल असेंबली के इलेक्शन होने हैं। इसलिए बाई इलेक्शन में सभी पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। बिहार की जिन 4 सीटों पर चुनाव होना है वो सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। जिन 4 सीटों पर इलेक्शन होने हैं उनमें से 2 सीटें रामगढ़ और बेलागंज पर आरजेडी का कब्जा था। तरारी सीट सीपीआई एमएल के विधायक सुदामा प्रसाद ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली की। गया की इमामगंज सीट से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी विधायक थे। लेकिन आज बिहार में बाई इलेक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर। गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। यह यात्रा बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके से निकलेगी, सीमांचल में 22 अक्टूबर तक चलेगी। गिरिराज सिंह भागलपुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे, फिर कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए किशनगंज तक जाएंगे। गिरिराज सिंह ने कहा दूसरे दलों के नेता वोटों के लिए यात्रा निकालते हैं, लेकिन उनकी यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। वो यात्रा के दौरान यही मैसेज देंगे कि बंटोगे तो कटोगे। जब कोई यात्रा निकलता हो हमारे बिहार में या देश में, तो किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होता। तेजस्वी यादव खुद यात्रा निकाल रहे हैं। अगर मैं यात्रा निकाल रहा हूं, उनका तो राजनीतिक है, मुसलमान जोड़ो, वो वोट जोड़ो। हमारा तो है जगाने का काम। और जिस ढंग से बगल में बांग्लादेश की घटना घटी, उसके पहले पाकिस्तान, लेबनान में घटनाएं घटती है, नसरुल्लाह मरते हैं, तो पेट में दर्द बिहार, यूपी, बंगाल सब जगह होता है। हमको तो कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। हम अपने लिए निकाल रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, यही कहने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह की बात सही तो है। तेजस्वी भी कल से बिहार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन तेजस्वी को गिरिराज सिंह की यात्रा पर आपत्ति है। तेजस्वी ने आज पूछा बिहार में कौन सोया हुआ है, गिरिराज सिंह किसे जगाने आ रहे हैं। तेजस्वी ने कहा हकीकत यह है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए गिरिराज सिंह लोगों को भड़काने के काम पर लगे हैं, लेकिन बिहार के लोग गिरिराज सिंह को जगाने का काम करेंगे। यहाँ सोया हुआ कौन है? देखिए ये सब गिरिराज सिंह जी केंद्र मंत्री है ना। अब मोदी जी ने मंत्रालय में कोई केंद्र मंत्री का कोई काम तो होता नहीं है। सारे निर्णय और सारा काम तो 2 ही लोग बैठ करके करता है। ये लोग तो मंत्री रह करके भी बेरोजगार ही रहता है, कोई मतलब तो है नहीं। केवल हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना, यही इन लोगों का काम रह गया। केवल यही काम रह गया है और कोई काम नहीं है। बात होनी चाहिए शिक्षा पे, बात होनी चाहिए चिकित्सा पे, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात होनी चाहिए पलायन पे। तो ये बात करते हैं केवल नफरत की, केवल हिंदू और मुसलमान की। इनको अभी भी समझ में नहीं आया। ये जा रहे हैं ना जगाने, लोग इनको जगाने का काम करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह कि गिरिराज सिंह की यात्रा से नीतीश की पार्टी भी बहुत खुश नहीं है। आज जेडीयू के नेता और नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी ने इशारे में गिरिराज सिंह को मैसेज दिया। उन्होंने कहा यह वक्त नफरत की बात करने का नहीं है, बिहार की जनता सिर्फ विकास के बारे में बात करना चाहती है। अभी बिहार और देश के विकास की बात करिए ना। आप विकास छोड़ के आप एक चीज जान लीजिए, बिहार और देश की जनता सिर्फ आपके और हमारे माध्यम से विकास पे समझना चाहती है। आप लोग क्यों जनता का ध्यान इधर उधर कर रहे हैं? जनता का ध्यान, आप कम से कम विकास की बात करिए ना।
विजय चौधरी ने गोलमोल बात की, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ साफ कहा बिहार में कम्युनल पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। गिरिराज सिंह ने जाति धर्म से ऊपर उठकर संविधान की रक्षा की शपथ ली है। गिरिराज को उसका पालन करना चाहिए। उन्माद सुशासन का एजेंडा नहीं। यात्रा करने का सबको अधिकार है, लेकिन बिना मांगे सलाह है। एक में यात्रा का पूरा प्रारूप और दूसरे हाथ में संविधान का वह शपथ जो संसद और विधानमंडल में लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि धर्म जाति से ऊपर उठ करके संविधान की रक्षा करूंगा। तो संविधान के तहत लिए गए शपथ अनुकरणीय है अथवा नहीं, उस यात्रा के फलाफल और कार्यक्रम से ही जनता सब कुछ समझ जाएगी, पहचान जाएगी। हालांकि गिरिराज सिंह को किसी की नाराजगी की कोई फिक्र नहीं है। गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं वो कोई नई बात भी नहीं है। वो तो हमेशा से सनातन की बात करते रहते हैं। साफ साफ कहते हैं वो मुसलमानों की आरती भी उतार लें तो भी मुसलमान उन्हें वोट नहीं देंगे। गिरिराज सिंह ने अपने विचारों को कभी छुपाया नहीं। पिछले हफ्ते आपकी अदालत में उन्होंने कहा था कि अगर 1947 में सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो देश में शांति रहती। हम गिरिराज सिंह के ऐसे विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह कहना बेमानी है कि गिरिराज सिंह इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। गिरिराज सिंह अपनी बात बेबाकी से कहते हैं, आलोचना की परवाह नहीं करते, और यही बात उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। भारत सरकार पर कनाडा में टारगेटेड किलिंग्स कराने का इल्जाम लगाया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कनाडा की एजेंसीज के पास इस बात के सबूत हैं कि भारत के एजेंट्स कनाडा में उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो भारत विरोधी बयान देते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कनाडा के पास इस तरह के कम से कम 12 केसेस हैं जिनमें भारत की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं। ट्रूडो ने कहा उनकी सरकार किसी दूसरे देश को कनाडा में कनाडा के नागरिकों को निशाना बनाने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात को बेबुनियाद बताया। आज विदेश मंत्रालय ने कहा इस तरह के बेतुके आरोपों के पीछे जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल एजेंडा है। वो वोट के लिए इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। चूंकि कनाडा ने भारत के राजदूत समेत 6 डिप्लोमेट्स पर आतंकवादी हरदीप निर्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, इसके बाद भारत सरकार ने कल ही अपने सभी डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस बुला लिया और कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने का आदेश दिया। इससे जस्टिन ट्रूडो और खफा हो गए और उन्होंने एक बार फिर भारत सरकार पर हमला बोला। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत भी ऐसा ही करेगा। As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कमिश्नर के पास इस बात के साफ और ठोस सबूत है कि भारत सरकार के एजेंट यहां पर ऐसी गतिविधियों में जुटे हुए थे और अभी भी जुटे हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा है। भारत सरकार ने ये सोचकर बुनियादी गलती की है कि वो कनाडा की धरती पर कनाडा के लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का समर्थन कर सकते हैं, चाहे ये हत्या हो या जबरन वसूली। ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। कनाडा भारत की संप्रभुता और अखंडता को पूरी तरह से स्वीकार करता है और उसका सम्मान करता है और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारत भी ऐसा ही करेगा। लेकिन इस मामले में भारत ने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री के रूप में मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को भरोसा दिलाऊं जो महसूस कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा से समझौता किया गया है। इस पर एक्शन लेना मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा जिन डिप्लोमेट्स पर कनाडा ने इल्जाम लगाए हैं उनका 38 साल का लंबा बेदाग करियर है। ऐसे डिप्लोमेट्स पर बेबुनियाद और झूठे आरोपों को भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में केंद्रीय मंत्री और फॉर्मर डिप्लोमेट हरदीप पुरी ने कहा वो भी डिप्लोमेट के रूप में कनाडा में रहे हैं। उन्हें मालूम है कनाडा किस तरह से भारत विरोधी ताकतों को खुलेआम सपोर्ट करता है।
हरदीप पुरी ने कहा कि कनाडा के आरोपों पर विदेश मंत्रालय का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही है। भारत ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाने का बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता। Any representative should be a matter of concern for all governments. प्रतिनिधि कोई हो, वो भी सभी सरकारों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और मैं ये बात निजी तौर पर बोल रहा हूँ। मुझे महात्रे के केस के बारे में पता है। उसके बाद मैंने उस देश में काम किया था। मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के लिए खतरों को भी देखा है। ये बात समझ से परे है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप सोशल मीडिया में किसी मिशन हेड की तस्वीर की परमिशन कैसे दे सकते हैं। ऐसे मामलों में हमारी प्रतिक्रिया कठोर रही है। उन्हें इसका एहसास तब होगा जब हम अपनी प्रतिक्रिया को सही से रखना शुरू करेंगे। वैसे विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है वो गौरवान्वित करने वाला है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनका मुल्क भारत विरोधी खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों की एक्टिविटी का अड्डा बन चुका है। वहां बैठकर आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करते हैं, भारत में दंगे फैलाने की साजिश रचते हैं और वहां पर ऐसे कई गैंग मौजूद हैं। कई बार ये गैंग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, खून खराबा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने बड़ी चतुराई से इस आपसी मारकाट का सारा ब्लेम भारत पर डालने की कोशिश की है। वो ये भूल गए ये गैंग भारत में भी इसी तरह डोमिनेशन के लिए आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की हत्याएं करवाते हैं। इसलिए भारत की जनता इन बातों को अच्छी तरह समझती है। लेकिन कनाडा में करीब 7,70,000 सिख समाज के लोग रहते हैं जो अभी इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए। ट्रूडो की प्रॉब्लम यह है कि उन्हें सिखों के वोट चाहिए। चुनाव आने वाला है। ओपिनियन पोल्स की रेटिंग में ट्रूडो अपने राइवल से काफी पीछे चल रहे हैं। उन्हें जिन सिखों के वोट चाहिए उनमें से बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं और ट्रूडो को इनसे चुनाव में वोटों का और डोनेशन का फायदा हो सकता है। इसलिए जो बात पिछले कई साल से हवा में चल रही है उसको उन्होंने इतना बड़ा इशू बनाया। आज 9 साल बाद भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। एस जयशंकर कल एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और कल शाम को ही वापस लौट आएंगे। आपसे कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ छोटी सी फॉर्मल मुलाकात हुई। असल में शहबाज शरीफ ने एससीओ मीटिंग के लिए पहुंचे डेलीगेट्स के लिए डिनर रखा था। एस जयशंकर इसी डिनर में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। दोनों ने हाथ मिलाया। दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत भी हुई। जयशंकर के शहबाज शरीफ से हाथ मिलाने का ज्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए। जयशंकर ने पाकिस्तान जाने से पहले कहा था उनकी यात्रा को भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। वो एससीओ की मीटिंग अटेंड करने गए हैं। इस दौरान कुछ औपचारिकताओं का पालन करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत की विदेश नीति बिल्कुल क्लियर है। जब तक पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं करता, उन्हें भारत के खिलाफ उकसाना बंद नहीं कर देता, तब तक पाकिस्तान से नॉर्मल रिलेशन नहीं हो सकते।